हेलो एंड वेलकम टू द सोशियोलॉजिकल स्पेस। ये वो जगह है जहां आपको रियल सोशियोलॉजिकल एग्जांपल से सिखाया जाता है कि यूजीसी नेट का पेपर कैसे क्लियर करना है। पुराने टीचर से पकाऊ टीचर से पक पक के थक गए हो भाई, उसके लिए सबसे सही जगह है यूजीसी नेट पढ़ने का, द सोशियोलॉजिकल स्पेस। आज की घटना बताऊं तो आज यहां आने से पहले मेरी लड़ाई हो गई। बहुत भाई, मैंने बहुत तोड़ा, बहुत मारा। सिर पे चढ़ गया था, मेरे सिर पे चढ़ गया था भाई, ये धोबी पछाड़ दिया और सेट मामला। अरे अरे, मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं घमंड की, मैं बात कर रहा हूं ईगो की। अब पढ़ा रहे हैं तो हमें लगा कि हम एजुकेटर बन गए भाई, हमसे ऊपर कौन ही है। अपने जो भगवान वाले बात आने लग गई, एम ब्रह्मास्मि। लेकिन आते आते यहां पहुंचने से पहले हमारी मुलाकात हुई इमाइल दुर्खाइम से। इमाइल दुर्खाइम ताऊ ने हमें पकड़ लिया, बोले रे यहां पे आ लड़के, किस बात का घमंड है तुझे। हमने कहा भाई हम पढ़ाने जाते हैं, इतने बच्चे हमसे प्यार करते हैं, बच्चे हमारा इंतजार करते हैं, उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं, हमसे ऊपर कौन है। हजारों बच्चे इंतजार कर रहे हैं पढ़ने के लिए यूजीसी नेट। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटे देखो, ये तुम हो, ठीक है, और तुम्हें लगता है ये पूरी सोसाइटी तुम्हारी वजह से चल रही है। उन्होंने मेरा कान पकड़ लिया, ये पूरी सोसाइटी तुम्हारी वजह से नहीं चल रही है बेटे, ये पूरी सोसाइटी तुम्हें चला रही है। अब मेरा दिमाग घूम गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने कहा कि ये पूरी सोसाइटी मिलकर एक इंसान को बनाती है, एक इंसान मिलकर ये पूरी सोसाइटी को नहीं बनाता है, तो इस घमंड में मत रहना कि तुम्हारी वजह से सब कुछ चल रहा है। फिर इन्होंने मुझे फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ाया। फंक्शनलिज्म, मैंने पूछा ये फंक्शनलिज्म भाई, ये अंग्रेजी तो अपने बस की बात है नहीं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं ये बता दो ताऊ। ये बोले इसे हिंदी में कहते हैं प्रकार्यवाद। मैंने कहा प्रकार्यवाद, ये ऐसे भारी भारी शब्द मुझे जरा ढंग से बताओ ताऊ, ये क्या चीज है, क्या फंक्शनलिज्म, क्या प्रकार्यवाद। फिर उन्होंने मुझे ठीक से समझाया कि फंक्शनलिज्म, जैसे तुमको लगता है कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से चल रही हैं, या किसी को लग रहा है कि वो पूरी चीजें, ये पूरा सोसाइटी, ये पूरी जगह, ये पूरा इंस्टीट्यूशन, ये किस वजह से चल रहा है, सिर्फ उनकी वजह से। लेकिन नहीं, कोर्ट में किसी चीज का फैसला होने वाला है तो वो कोर्ट का फैसला किस स्ट्रक्चर पे चलता है। अगर कोर्ट में केस नहीं आएगा तो क्या वो कोर्ट किसी काम का है? नहीं। क्या पुलिस उस कोर्ट में उस केस को नहीं पहुंचाएगी, तो कोई वकील उस कोर्ट में उस केस को नहीं पहुंचाएगा तो कोर्ट का कुछ काम है? नहीं। या लोग सीधा सीधा कोर्ट जाने लगे जज साहब से हमें न्याय दो, तो क्या वो फंक्शन करेगा? नहीं। उस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या चीजें बनी? पहले तो घटना बनी, कोई घटना होती है तो वो पुलिस के पास जाते हैं, अगर वहां भी काम नहीं बनता है तो वो वकील साहब के पास जाते हैं, वकील साहब उनके केस को कोर्ट में पहुंचाता है। इस तरह से ये पूरी न्याय व्यवस्था का फंक्शन चलता है। और क्या फंक्शन चलता है? आपको भूख लगी है, खाना खाना है, मुंह से खाना पेट तक पहुंचेगा, या पेट का ढक्कन खोल के सारा खाना उसमें ऐसे ही रख लेना और पेट भर जाएगा? नहीं, पूरा फंक्शन है। हर चीज का अपना एक फंक्शन है। आप कार चलाते हो या कोई भी वाहन या कोई भी व्हीकल स्टार्ट करते हो तो उसमें सेल्फ मारते हो या किक मारते हो, क्या होता है उसमें? उसमें करंट पहुंचता है, उसका इंजन स्टार्ट होता है, तब वो उसमें गियर डलता है, तब वो व्हीकल रन करने लगता है। ये उसका फंक्शन है। आपने सांप को रेंगते हुए देखा है। सांप ऐसा नहीं कि पहले पेट से ही रगड़ जाता है, वो पहले अपनी गर्दन को आगे खिसकाता है, फिर अपने स्किन को स्क्वीज करता है, तब वो आगे बढ़ता है। ये उसके चलने का फंक्शन है। आप अपना मोबाइल ऑन करते हो, ठीक है, या सीधा बस उठाया और कॉल, या बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाओ तो आप सीरी से कहते हो हे सीरी कॉल बला बला बला, या कॉल दुर्खाइम। उसके लिए भी पहले आपको बोलना पड़ेगा। अभी न्यूरोलिंक्स नहीं है कि आपने सोचा और दुर्खाइम ताऊ को कॉल लग गई, ठीक है। तो इन्होंने समझाया कि सारी चीजें अपने अपने फंक्शन करती है।
किसी व्यवस्था को चलाने के लिए उससे संबंधित इकाई का उसके लिए दिया जाने वाला योगदान क्या कहलाता है? फंक्शनलिज्म। दुर्खाइम ने फंक्शनलिज्म की व्याख्या अपनी बुक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में बहुत अच्छी तरह से समझाई है। आगे देखते हैं। इन्होंने मुझे फिर ताऊ ने समझाया कि सामाजिक एकजुटता भी होती है बेटे। मैं कहने लगा ताऊ क्या बता रहे हो? फंक्शनलिज्म बताया है, उसे प्रकार्यवाद कहते हैं, ये मैं समझ गया। अब ये नई चीज क्या लेके आए हो? सामाजिक एकजुटता, सोशल सॉलिडेरिटी। मैंने कहा एकजुटता तो मैं समझता हूं, चलो भारतीय हूं, एकजुटता तो मैं समझता हूं, लेकिन ये सॉलिडेरिटी क्या है? इन्होंने कहा सॉलिडेरिटी है एकीकरण, सुदृढ़ता। वो कहते हैं ना एकता में ही शक्ति है। ये इसी कॉन्सेप्ट को बताते हैं सोशल सॉलिडेरिटी। सामाजिक सुदृढ़ता क्या है इसके बारे में और खुल के बात करेंगे आगे। फिर इन्होंने कहा सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य क्या है? हर किसी का, इस समाज में हर किसी का अपना अपना एक रोल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो काम तो बाहर करती हैं लेकिन उसका असर अंदर होता है। अब जैसे इस कमरे में एयर कंडीशनर्स लगे हैं, इस कमरे में एसी लगी है, ये कमरा ठंडा हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर यहां के टेम्परेचर से बहुत अलग है। ऐसा क्यों? और बाहर का टेम्परेचर गर्म क्यों है? इस कमरे को ठंडा रखने के लिए छत पे जो एग्जॉस्ट फैंस रखे हैं वो यहां की गर्मी को बाहर फेंक रहे हैं और जिससे बाकी वातावरण गर्म हो रहा है। इसीलिए इमाइल दुर्खाइम ने कहा है कि सोशल तथ्य, सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट, ये बाहर तो होते हैं लेकिन व्यक्ति के आंतरिक विचारों को प्रभावित करते हैं। सोशल फैक्ट भले ही बाहर होते हैं लेकिन वो व्यक्ति को अंदर से प्रभावित करते हैं। जैसे आपने किसी को देखा, कोई भाई लैम्बोर्गिनी जा रही है बहुत तेज स्पीड में, मस्त गरजती हुई, आपके मन में भी विचार आया कहीं ना कहीं, चाहे आप उस टाइम एक्टिवा पे जा रहे हो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं विचार आया काश ये मेरे पास होती, या इसे मैं खरीद लूं, या मैं इसे खरीद लूंगा। भाई मैं तो खरीद लूंगा, आप सबका प्यार है। वहीं भाई साहब इनकी बात खत्म नहीं हुई थी कि कौन आ गया? टैलकट पार्सन। वो होते ना पड़ोसियों की आदत, ये भी ज्ञान पेलने आ गए। इन्होंने भी बोलना शुरू किया, भाई देखो मैं बताता हूं कि सोशियोलॉजी या समाज है क्या। पहले इन्होंने मुझसे कहा सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर। मैंने कहा इसको जरा अब ये भी बताओ भाई सोशल ऑर्डर क्या होता है? हमने तो वही सुना है ऑर्डर, लेकिन ये सोशल ऑर्डर क्या है? इन्होंने कहा चलो ये भी बता दूंगा, लेकिन दूसरी चीज को भूलना मत, ये तो बहुत जरूरी चीज है। अगर यूजीसी नेट क्लियर करना है तो इस चीज के बारे में तो गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अब इसको गहराई से कैसे पढ़ा जाए? इन्होंने कहा एजिल मॉडल। एजिल मॉडल, मैंने उसे तोड़ा। मैंने कहा एजिल या AGIL, जैसा तुम्हें भला लगे। एजिल बोल सकते हो तो एजिल बोलो, याद रखने के ऊपर बात है। AGIL अगर तुमको याद रहता है तो AGIL याद रखो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं AGIL याद रखता हूं। इन्होंने मेरा कान पकड़ा कि पैर कौन छुएगा, और मैंने कहा ठीक है पैर छूते। फिर आया प्रकट कार्य, फिर अव्यक्त कार्य। ये क्या क्या हिंदी बोले जा रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पूछा ये प्रकट कार्य क्या है? ये प्रकट कार्य क्या है? प्रकट का मतलब चलो थोड़ा समझ में आता है कि प्रकट का मतलब है जैसे पुराने महाभारत या रामायण देखते थे, इंद्रदेव प्रकट हो जाते थे, या नारायण 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 करते हुए प्रकट हो जाते थे, वो तो ठीक है, मैनिफेस्ट फंक्शन इन्होंने बोला। अव्यक्त कार्य क्या है? अव्यक्त भाई अब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो अव्यक्त का मतलब तो पता होगा, अ प्लस व्यक्त, जिस चीज को व्यक्त ना किया गया हो वो अव्यक्त। आता है, इतना हमसे भी आता है। वही है ना, तुमसे सोसाइटी नहीं चल रही है, सोसाइटी तुम्हें चला रही है। अगला देखते हैं। अच्छा, ताऊ की बात समझते हैं। ताऊ ने क्या कहा? ताऊ ने कहा किसी व्यवस्था को चलाने के लिए उससे संबंधित इकाई द्वारा उस व्यवस्था को दिया गया योगदान ही फंक्शन है। जैसे कार को आगे बढ़ाने के लिए उसका एक फंक्शन है टायर, उसका एक फंक्शन है उसमें भरा हुआ पेट्रोल या डीजल, उसका एक फंक्शन है उसमें बैठा ड्राइवर, उसका एक फंक्शन है गियर, उसका एक फंक्शन है मोबिल, उसका एक फंक्शन है बैटरी। ये सारे फंक्शन मिलकर एक कार को चलाते हैं।
आप घर बना रहे हैं, आप कोई बड़ी इमारत बना रहे हैं या कोई इमारत बनती हुई देख रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं? पहले उसकी नींव भरी जाती है, उसमें पिलर बनाए जाते हैं, उसमें भराव डाला जाता है, फिर उसकी दीवारें खड़ी करी जाती हैं, फिर धीरे धीरे जितनी मंजिल बननी होती है उस मंजिल के हिसाब से उसमें छत डाली जाती है। वो सारी क्या है? वो सारे पिलर, वो आधार, वो बेस, वो सारी चीजें क्या है? वो उस बिल्डिंग को बनाने का फंक्शन है। 300 रुपए के मजदूर से लेकर 50 लाख रुपए के आर्किटेक्चर तक वो सारे उस बिल्डिंग को बनाने वाले फंक्शनलिस्ट हैं। मैं ताऊ से इंप्रेस हो गया। मैंने कहा ताऊ तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम ही फंक्शनलिज्म के जनक हो। अब मैंने बोला तो भाई सही है, फिर अब तो बोल ही दिया है, द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन है? इमाइल दुर्कहाइम। वैसे तो इनसे पहले भी एक थे, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ के मानते थे कि भाई स्पेंसर मेरा नाम है और फंक्शनलिस्ट का पिता मैं हूं। लेकिन लोगों ने कहा ठहरो ठहरो, असली फंक्शनलिस्ट वही है जो इसको वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और इसको वैज्ञानिक रूप से आगे किसने बढ़ाया? इमाइल दुर्कहाइम ने। कौन सी किताब में? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। इनका मानना था, ताऊ का मानना था कि अच्छा भाई अगर थिंकर्स से दोस्ती करनी है या रिश्तेदारी बढ़ानी है तो उनके तो आपको पैर छूने पड़ेंगे और उनको बहुत अच्छा अपना रिश्तेदार मानना पड़ेगा। मैंने दुर्कहाइम को अपना ताऊ माना है। ताऊ, सम्मान के साथ दुर्कहाइम मेरे ताऊ है। ठीक है, ये तुम सबके ताऊ है, मेरे ताऊ नहीं है, तुम सबके ताऊ है। अब देखते हैं, ताऊ का मानना था, दुर्कहाइम का मानना था कि समाज एक जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस बात को ढंग से समझना। जैसे तुम जिंदा हो, तुम वर्क कर रहे हो, तुम सोच सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम अपने हाथ पैर चला सकते हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारी किडनी फंक्शन कर रही है, तुम्हारा लिवर अपना फंक्शन कर रहा है, तुम्हारा स्टमक फंक्शन कर रहा है, तुम्हारी वेसल्स फंक्शन कर रही है, तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, खून पंप हो रहा है, ये सब फंक्शन चल रहा है। अगर इनमें से एक चीज भी बंद हो जाए तो तुम भी बंद हो जाओगे। पता है, अगर तुम्हारा लिवर ही काम करना बंद कर दे, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारा लिवर ही काम करना बंद कर दे, तो क्या तुम चल पाओगे? नहीं, कहीं ना कहीं जाकर तुम अटक ही जाओगे, तुम काम नहीं कर सकते। तुम्हारा हार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या तुम वर्क कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे तो तुम काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इवन ज्यादा बड़ी चीजों को ना लेकर अगर हम छोटी सी चीज को समझे, अगर तुम्हारे पैर की एक उंगली भी टूट जाती है या कट जाती है तो तुम्हारे चलने पे सारा इफेक्ट पड़ जाएगा, तुम लंगड़े लंगड़े चलोगे। यह होता है फंक्शन। हर छोटी से छोटी इकाई पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए अपना फंक्शन देती है, अपना काम करती है। वो फंक्शन बड़ा भी हो सकता है। वो फंक्शन कैसे काम करता है? वो फंक्शन, अगर इसको माने हम, ये पूरी गैलेक्सी है, ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड में छोटी छोटी आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड में छोटी छोटी आकाश गंगाएं हैं। अब इन आकाश गंगाओं का अपना एक सोलर सिस्टम है, एक या एक से ज्यादा सोलर सिस्टम है। इस पूरे सोलर सिस्टम में हर ग्रह अपना काम कर रहा है, ठीक है, इस पूरे सोलर सिस्टम को चलाने में हर ग्रह अपना काम कर रहा है और इस हर ग्रह से एक आकाश गंगा चल रही है और उस कई सारी आकाश गंगाओं से पूरा ब्रह्मांड अपना काम कर रहा है। तो ये चीज क्या है? ये सब फंक्शन है, इस चीज का फंक्शन है। समाज को, दुनिया को चलाने का अपना अपना फंक्शन है। आगे देखते हैं। जहां हर भाग, संस्थाएं, परंपराएं, मान्यताएं समाज के सुचारू संचालन में योगदान देती है, ठीक है, जहां क्या, जहां हर संस्था, हर इंस्टीट्यूशन, हर परंपरा, हर मान्यता अपना अपना योगदान देती है। किस तरह से? कौन सा इंस्टीट्यूशन? इमाइल दुर्कहाइम ने स्कूल कॉलेजेस को या एजुकेशन सिस्टम को एक अलग समाज का रूप दिया है। वो कहते हैं कि एक समाज तो है
लेकिन एजुकेशन जो सोसाइटी है, जो एजुकेशनल सोसाइटी है, स्कूल कॉलेजेस हैं, वो भी अपने आप में एक सोसाइटी है। वही वही स्कूल कॉलेजेस वाला ऑर्गेनाइजेशन एक नए समाज को निर्माण देता है। संस्थाएं इस तरह से काम करती हैं। स्कूल शिक्षा देने की संस्था है, पुलिस कानून की या समाज की रक्षा करने वाली संस्था है, कोर्ट कचहरी न्याय व्यवस्था को, वकील न्याय व्यवस्था को बनाए रखने वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। समाज के सुचारू संचालन में, समाज को ढंग से चलाने के लिए ये तीनों चीजें योगदान देती है, या हर वो छोटी से छोटी चीज योगदान देती है जो अभी हमने ब्रह्मांड के उदाहरण से समझा था। अगर कोई भाग गड़बड़ करता है, इस पूरी सामाजिक व्यवस्था का, इस पूरे फंक्शन का अगर कोई भाग गड़बड़ करता है, जैसे आपको पैर की उंगली का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, अगर आप तीरंदाज हो, बहुत बड़े तीरंदाज हो, ओलंपिक खेलना चाहते हो, अगर आपका अंगूठा ही काट दिया जाए, जैसे एकलव्य का, महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था, अगर आपका भी अंगूठा काट लिया जाए तो क्या आप बहुत बड़े तीरंदाज या तीरंदाज ही बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि आपका हाथ ही पूरा फंक्शन नहीं करेगा। अगर कोई भाग गड़बड़ हो जाए, अगर आपकी कोई बहुत बढ़िया मीटिंग है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग है कि आज लाखों करोड़ों का सौदा होने वाला है, मानो वहीं बैठ के आपके पेट में दर्द शुरू हो जाए, आपके दिल में दर्द शुरू हो जाए, दिमाग भन्नाने लगे, दिमाग फटने लगे, तो क्या आप उसको कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपका फंक्शन गड़बड़ हो चुका है। ताऊ की बात बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त तरीके से समझाते हैं ताऊ। सामाजिक संरचना भाई, सोशल स्ट्रक्चर फिर आया। समाज विभिन्न संस्थानों जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म से बना है, जो समाज को बनाए रखते हैं। समाज को बनाने के लिए हमें किस किस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है भाई? सबसे पहले तो समाज में जो रहते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, यानी कि लोगों की। अब ये लोग रहेंगे भी तो। अब भाई तुम हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं, एक ग्रुप है, लेकिन वो तुम उन सबके साथ कहीं रहोगे भी तो? कहां रहोगे? फिर उसके लिए हमें चाहिए क्षेत्र। अब भाई क्षेत्र भी मिल गया, अब क्या? अब तुम लोग भी इकट्ठा हो गए, तुमको क्षेत्र भी मिल गया, अब क्या चाहिए? अब इस सब चीजों को बनाए रखने के लिए कि भाई ये लोग हैं, ये लड़े वड़े नहीं, तो क्या चाहिए भाई? कानून भी चाहिए। अब कानून भी मिल गया। अब एक क्षेत्र में एक तरीके के लोग रहने लगे, फिर दूसरी तरीके के लोग भी रहने लगे। अब ये जो एक लोग हैं, एक ग्रुप है भाई, वो कहता है हम तो हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ के किसी का अभिवादन करेंगे। दूसरा ग्रुप जो है वो कहता है हम हाथ मिलाएंगे या हम आदाब अस्सलाम वालेकुम करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को बनाए रखने के लिए क्या बना? धर्म। इसका पैटर्न और कुछ भी हो सकता है, इसका पैटर्न अपने आप भी आप बना सकते हो, कुछ और पैटर्न भी हो सकता है। अब क्या चाहिए हमको बताओ? लोग भी हमारे पास हो गए, क्षेत्र हो गया, कानून हो गया, धर्म हो गया, और क्या तत्व ऐसा है जो इस समाज को बनाए रखने में लगेगा? इस पर बाद में आते हैं, तब तक आप विचार कीजिए कि इस समाज को बनाए रखने के लिए और पांचवा एलिमेंट क्या हो सकता है। अब जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म से बना होता है क्या ये समाज? इस समाज में हर कोई एक परिवार है। जैसे अब क्या होता है, या पहले से ही क्या थोड़ा हो रहा था कि जैसे ही कोई संस्था बनती है, कोई आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पर जो भी आपको गाइड करने आते हैं, जो भी आपको सिखाने आते हैं, वो आपसे क्या कहते हैं? हम सबको एक परिवार की तरह काम करना है। ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक परिवार है, हम सब एक परिवार की तरह काम करेंगे। क्यों परिवार का नाम बार बार लिया जाता है? क्योंकि परिवार ये जो शब्द है, ये इंसान को भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत करता है, उसमें एकता पैदा करता है, उसमें सॉलिडेरिटी पैदा करता है। फिर देखते हैं सॉलिडेरिटी। अरे भाई फिर सॉलिडेरिटी आ गया, ये ताऊ पीछे ही पड़ गए सॉलिडेरिटी पढ़ाने के। समाज के सदस्यों के बीच एकता और सहयोग आवश्यक है। अच्छा, इसका कुछ पांचवा पता चला? नहीं पता चला, देखते हैं। इसमें हमें लास्ट चीज चाहिए, व्यवस्था। व्यवस्था
समाज को चलाने के लिए ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व ही जरूरी है। हमको क्या क्या चाहिए? सब बनेगा क्या? पहले हमें चाहिए लोग, फिर उन लोगों को रहने के लिए चाहिए क्षेत्र, फिर उस क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए कानून। ठीक है, कानून को सही ढंग से चलाने के लिए चाहिए हमको धर्म, फिर इन सब को सही तरीके से चलाने के लिए हमें चाहिए व्यवस्था। व्यवस्था यानी फंक्शन, वही फंक्शन है। आगे देखते हैं। अरे भाई सॉलिडेरिटी ही खत्म नहीं हुआ अभी तो, सुदृढ़ता ही खत्म नहीं हुआ। अब क्या हुआ, मैं रोज इधर से निकलता हूं, मंदिर जाता हूं, आते हुए रोज अब तो हाथ जोड़ते हैं, जय बजरंगबली जय बजरंगबली। फिर मंदिर के कुछ आगे ही एक दरगाह पड़ती है, दरगाह पे भी अस्सलाम वालेकुम ये आदाब करके आते हैं, माथा टेक कर आते हैं। पहले तो मुझे मंदिर दिखाई नहीं दिया था, मैं दरगाह पे से सलाम करता हुआ आता था। अभी कुछ दिन से उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मुझे दरगाह दिखनी बंद हुई, तो मैं मंदिर के सामने हाथ जोड़ के निकलता रहा। अब हमारे साथ एक भाई भी आ गए, हम उधर से निकलते हैं। अब पहले हम एक साथ आ रहे थे, अब अलग अलग आते हैं। जब एक साथ आ रहे थे तब हम नमस्ते करते हुए निकलते थे, अभिवादन करते हुए निकलते थे। अब वो अकेले आते हैं तो वो भी अब अभिवादन करते हुए ही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान यंत्रवत कार्य करता है। आप सुबह को उठते हो, आप सुबह एक ही काम करते हो। आप सुबह को उठते ही भाई पहले फ्रेश होते हो, नहाते धोते हो, ब्रेकफास्ट करते हो या थोड़ा लेट करते हो। आप वो पूरा फंक्शन ही कर रहे हो अपने रोजमर्रा का। ठीक है, लोगों को देख देख कर भाई सुबह को खाना खाना है, सुबह को खाने को क्या कहने लगे? अगर सुबह को आप बहुत भर के दाल चावल, पेट भर के दाल चावल खा रहे हो तो वो क्या है? ब्रेकफास्ट। उसको ब्रेकफास्ट ही कहने लगे, उसको खाना कहना बंद कर दिया गया, उसको ब्रेकफास्ट ही कहने लगा। तुमने ब्रेकफास्ट करा? हाँ हमने ब्रेकफास्ट करा। चाहे ब्रेकफास्ट की परिभाषा ही अलग है, लेकिन यंत्रवत उसको हम क्या बोलने लगे? ब्रेकफास्ट। आगे देखते हैं। कार्बनिक एकजुटता, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ओहो, अब इन्होंने ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी नाम लिया, लेकिन ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी तो मैं इसको, कार्बनिक एकजुटता तो मैं इसको अभी कहने लगा हूं, पहले इसको कहा जाता था जैविक एकजुटता। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी यानी जैविक एकजुटता। जैविक एकजुटता में क्या है? ये मॉडर्न सोसाइटीज में मिलती हैं। जैविक एकजुटता कहां मिलती है? मॉडर्न सोसाइटी में। कैसे? जैसे अगर कोई कार्टून बनाने वाली कंपनी है तो उसमें तो क्या उस कंपनी में सिर्फ वही है वो लोग जो कार्टून बनाते हैं? उस कंपनी में वो लोग भी हैं जो उस कार्टून को अपनी आवाज देते हैं। जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मुझे पर्सनली रेंज रोवर बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली रेंज रोवर बहुत पसंद है, तो क्या वो रेंज रोवर खाली ऐसी बन जाती है कि एक आदमी ने डिजाइन करी, बेल्डिंग करी और रेंज रोवर तैयार? नहीं, उसको डिजाइन करने वाले लोग अलग हैं, उसमें कौन से टायर पड़ेंगे वो वाले लोग अलग हैं, उसमें लाइटें कौन सी अच्छी लगेंगी या उसका कौन सा कलर होना चाहिए, उसमें किस तरीके की सीटें लगेंगी, हर एक पर्टिकुलर चीज का हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक ग्रुप अलग है जो अपना अपना फंक्शन करके एक बहुत अच्छी रेंज रोवर डिजाइन करते हैं। इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को ताऊ ने और आसान शब्दों में समझाया, एक दूसरे पर निर्भरता ही ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी कहलाती है। क्या? एक दूसरे पर निर्भरता ही ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी कहलाती है, जिसको इन्होंने अपनी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में समझाया। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी अपने आप में एक ऐसी किताब है जिसने पूरे समाज का तख्ता पलट कर दिया। जिस तरह से भारत का तख्ता पलट भारतीय संविधान ने करा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान ने करा था, उसी तरह से दी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। आप लोग अभी यांत्रिक एकता और जैविक एकजुटता को समझे होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। यहां तक पहुंचने से पहले एक बात को तय कर लेते हैं, एक बात को बहुत आराम से समझ लेते हैं कि दुर्खिम और एजीआईएल मॉडल को लेकर यूजीसी नेट में सबसे ज्यादा और सबसे टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं। उसके बेस में, उसकी तह में चले जाते हैं क्वेश्चन, जो आप कहोगे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर समझ में आएगा ये तो एजीआईएल मॉडल से था। एजीआईएल मॉडल को और अच्छे से समझेंगे, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
सोशियोलॉजी पढ़ने का ये सबसे ज्यादा आसान चैनल है पूरे यूट्यूब या कहीं पर भी आप जाओगे, आपको सबसे ज्यादा आसान तरीके से पढ़ाया जाता है दी सोशियोलॉजिकल स्पेस पे। अब आता है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या होता है? सोशल फैक्ट होता है, जैसे आपको ये नहीं समझ, आपको ये लगता है कि भाई वो चीज तो बाहर हो रही है, उसका मुझ पे क्या इंपैक्ट, ये चीज तो मैं कर रहा हूं, इसका मुझसे बाहर क्या इंपैक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं कैमरा को देख रहा हूं, अब मैं ये सोचूं ये कैमरा मुझ पे क्या इंपैक्ट कर रहा है, लेकिन वो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये कैमरा अगर कोई जिंदा इंसान होता, ये सोचता कि मैं यहां खड़ा हुआ ये जो बक बक कर रहा हूं, ये जो बोल रहा हूं, इस चीज का इस कैमरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसका रिकॉर्ड करना उस चीज का इफेक्ट है। हमने गाड़ी वाली एग्जांपल ली, हम एक छोटे बच्चे की एग्जांपल लेते हैं। छोटे बच्चे की एग्जांपल लेते हैं। ज्यादातर आप देखते हैं जब भी आपके अंदर कोई मोटिवेशन पैदा होता है, आपको किसी व्यक्ति जैसा बनना है। जैसे कुछ बच्चों को अब्दुल कलाम बनना है। क्यों अब्दुल कलाम क्यों बनना है? क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद, उनके बारे में पूरे समाज की सोच ऐसी है कि वो सच में है भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने भारत के लिए जो किया है अपने जीवन का, जो भारत के लिए उन्होंने योगदान दिया है, वो शायद ही आने वाले हजारों सालों में कभी पूरा हो पाए। उनके बारे में जो मान्यता है, उनके बारे में जो सोच है, उसको सोचकर कोई बच्चा उस चीज को ग्रहण करेगा और उसके ऊपर वो इफेक्ट पड़ेगा, वो भी मिसाइल मैन बनने की कोशिश करेगा। उसका वो मिसाइल मैन बनने की सोच क्या होगी? सोशल फैक्ट। उस बाहरी काम ने उसके अंतर्मन को प्रभावित करा। सोशल फैक्ट वो चीज है जो सिर्फ बाहर ही काम नहीं करते, उसका बाहर होने वाला काम व्यक्ति को आंतरिक रूप से भी प्रभावित करता है। यह चीज होती है सोशल फैक्ट। इसको और गहराई से समझेंगे, बन रही है दी सोशियोलॉजिकल स्पेस में। फिर आता है अपराध और विचलन, क्राइम। इमाइल दुर्कहाइम का कहना है कि समाज को चलाने के लिए अपराध बहुत जरूरी है। अब वो जरूरी है या होता ही होता है, उसको खत्म नहीं करा जा सकता, वो एक विचार अलग है, वो एक परिभाषा अलग हो जाती है। लेकिन समाज बिना अपराध के नहीं चलता। अगर मान लीजिए समाज से अपराध ही खत्म है, तो समाज से कानून को भी खत्म होना पड़ेगा। अगर कानून खत्म है तो समाज से न्याय व्यवस्था को भी खत्म होना पड़ेगा। अगर न्याय व्यवस्था ही नहीं है तो शिक्षा का क्या महत्व? तो समाज से शिक्षा को भी खत्म होना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ? पूरा समाज ही परिवर्तित हो गया। इसलिए समाज में अपराध की भी एक अपनी भूमिका है। ये क्या कहते हैं ताऊ? अपराध भी समाज का एक हिस्सा है और ये नैतिक सीमाएं तय करने के लिए बाध्य करता है। आपको कब पता चलता है कि आपने अपराध करा? जब आपको सजा मिलती है, या जब आपको खुद ही पता चल जाता है आप कोई अपराध कर रहे होंगे, तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि मैं अपराध कर रहा हूं, ये जो मैं चीज कर रहा हूं ये एक अपराध की श्रेणी में ही आता है। आप समझे? और देखते हैं धर्म की भूमिका। इसके बारे में तो बैठ के बात करते हैं। समाज में धर्म की क्या भूमिका है? धर्म की समाज में सबसे गहन भूमिका है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो। धर्म की कुर्सी नहीं थी, ऐसे ही बैठा था। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या वो धार्मिक क्षेत्र हो या वो कार्यात्मक क्षेत्र हो, वो कोई सा भी क्षेत्र हो, उसको सही से फंक्शन करवाने के लिए धर्म की आवश्यकता बहुत जरूरी है। धर्म ही वो कार्य है जो पूरे समाज की व्यवस्था को बनाता है, चाहे वो आंतरिक रूप से हो या वो बाहरी रूप से हो। धर्म ही वो चीज है जो पूरे फंक्शन को चलाता है। राम मंदिर को लेते हैं। अभी जब राम मंदिर बनने लगा तो पूरे समाज में क्या चल रहा था? जय श्री राम, जय श्री राम। वो आज भी चलता है, वो पहले भी चलता था। लेकिन उस एक पीरियड में आपने देखा, वो राम मंदिर को बनाने के लिए हर व्यक्ति के मुंह से राम, जय श्री राम निकल रहा था। यह धर्म का प्रभाव है। धर्म का सहारा लेके राजनीतियां चलती हैं, धर्म का सहारा लेके सारी अर्थव्यवस्था चलती है। बिना धर्म के ये चीजें संभव नहीं है। ये जो हमने राजनीति के लिए या हमने समाज के लिए एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए 5 चीजों की चर्चा की थी, वो 5 चीजें क्या थी? उन 5 चीजों में एक धर्म भी है और वो अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगला देखते हैं,
धर्म समाज में नैतिकता और एकता को बनाए रखने में मदद करता है। इस बात को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। धर्म समाज में नैतिकता और एकता को बनाए रखने में मदद करता है। इससे समझते हैं भाई भाई ये उन्होंने क्या ही बता दिया, मुझे इसको बनाना पड़ा। फिर भी बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ये भाई ये समाज है, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका समाज। ये समाज बना कैसे? ये समाज, इस समाज की छत को बनाए रखने के लिए क्या चीज जरूरी है? देखते हैं इस समाज की छत को बनाए रखने के लिए कौन से 4 पिलर जरूरी है। पहला है सामाजिक संस्थान। अब ये सामाजिक संस्थान क्या क्या है देखते हैं। ये सामाजिक संस्था है कानून, यह सामाजिक संस्थान है शिक्षा, यह सामाजिक संस्थान है धर्म, यह सामाजिक संस्था है परंपरा, और भी हो सकती है। यह सामाजिक संस्था है विवाह, अगला देखते हैं सामाजिक एकजुटता। इस एकजुटता को बनाए रखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? इस एकजुटता को बनाए रखने के लिए सबसे पहला है धर्म। इस एकजुटता को बनाए रखने के लिए ये आपको ये बातें याद रखनी है। ये सब बातें कह कौन रहा है? ये सब बातें इमाइल दुर्खहाइम कह रहे हैं। कौन सी किताब में? वो अपनी किताब द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड एंड द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इस एकजुटता को, सामाजिक एकजुटता को बनाने के लिए चाहिए धर्म, कानून, ईश्वर, और क्या चाहिए? शिक्षा। इस सामाजिक व्यवस्था के दूसरे पिलर को बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए? धर्म, कानून, ईश्वर और शिक्षा। अगला देखते हैं यांत्रिक एकजुटता। यांत्रिक एकजुटता क्या है? यांत्रिक एकजुटता के अंदर आता है भाषा, व्यवहार, और क्या आता है यांत्रिक एकजुटता के अंदर? धर्म। और क्या चीजें आ सकती हैं यांत्रिक एकजुटता के अंदर? परंपरा। इस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इस समाज की छत को बनाए रखने के लिए हमें 4 पिलर चाहिए, जिसमें से 3 क्या है? सामाजिक संस्थान, सामाजिक एकजुटता, यांत्रिक एकजुटता। अब हम चौथे वाले के बारे में बात करेंगे, जैविक एकजुटता। जैविक एकजुटता क्या है? इसको ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी बोला जाता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। जैविक में क्या है? ये कहां पाई जाती है? इसकी सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि जैविक एकजुटता, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी आधुनिक समाज में पाई जाती है, और हर समाज आधुनिक समाज ही होता है। आपने अपने माता पिता की बात सुनी है? वो कहते हैं कि हमारे टाइम में तो आटा 2 रुपए किलो था, आज देखो कितना मॉडर्निज्म हो चुका है। हमारे टाइम में तो ये टेलीफोन, ये फोन नए नए चले थे, आज देखो कितना मॉडर्निज्म हो चुका है। और आपके माता पिता से अगर 50 साल पहले देखा जाए तो वो 50 साल पहले वो लोग जो थे, उनकी व्यवस्था, उनकी टेक्नोलॉजी, वो सारी चीजें उस टाइम के लिए मॉडर्न थी, वो आधुनिक थी। हमारे लिए आज ये सब सेटअप मॉडर्न है। जैविक एकजुटता की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि ये आधुनिक समाज में ही पाया जाता है, और हर समाज अपने आप में आधुनिक होता है, और हर समाज अपने आप में आधुनिक होता है, ठीक है। आप लोग समझे? समाज को बनाने के लिए, समाज की छत को बनाए रखने के लिए क्या चीज जरूरी है? सामाजिक संस्थान, सामाजिक एकजुटता, यांत्रिक एकजुटता और जैविक एकजुटता। अब सामाजिक संस्थानों में क्या है? धर्म, कानून, ईश्वर, शिक्षा, परंपरा। सामाजिक एकजुटता में क्या है? धर्म, कानून, ईश्वर, शिक्षा। यांत्रिक एकजुटता में क्या है? धर्म, भाषा, परंपरा। जैविक एकजुटता में क्या है? जैविक एकजुटता मॉडर्न सोसाइटी में पाई जाती है।
आधुनिक समाज में पाई जाती है। फंक्शनलिज्म ऑफ टैलकट पार्सन्स, रिश्तेदार। असल में दुर्खाइम से पहले भी हर्बर्ट स्पेंसर को फंक्शनलिज्म का देवता कहा जाता था, लेकिन उसको वैज्ञानिक तरीके से किसने चलाया? इमाइल दुर्खाइम ने। इमाइल दुर्खाइम के भी एक पड़ोसी थे, उन्हें भी मैं ताऊ ही कहता था, क्योंकि वो उनकी हम उम्र थे, उनके पड़ोसी थे, तो मैंने भी उनको ताऊ ही बोलना सही समझा। अब ये ताऊ क्या कहते हैं? ताऊ कहते हैं फंक्शनलिज्म क्या चीज है इनके हिसाब से? इनके हिसाब से फंक्शनलिज्म है एक सोशल ऑर्डर, एक सीडी। और ठीक से समझते हैं, टालकट पार्सन ने इमाइल दुर्खाइम और मैक्स वेबर के विचारों को आगे बढ़ाया। वो होता है ना कि एक फूल तो रस दे रहा है, उसका सही इस्तेमाल कौन कर रहा है? मधुमक्खी, शहद बनाकर। इसी तरह से टैलकट पार्सन और मैक्स वेबर, इन दोनों के बनाए गए फंक्शनलिज्म की थ्योरी को, जब वो थ्योरी वहीं रुक गई थी, तो उसको आगे किसने बढ़ाया? टैलकट पार्सन्स ने। और समझते हैं, बहुत जबरदस्त आदमी है टैलकट पार्सन्स भी। इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का विकास किया। उनका मानना था कि समाज एक जटिल प्रणाली है जिसमें विभिन्न भाग होते हैं और ये भाग एक दूसरे के साथ कार्य करते हुए एक समाज की स्थिरता को बनाए रखते हैं। इन्होंने कहा कि समाज एक जटिल प्रक्रिया है। इस बात को हमें बहुत ज्यादा याद रखना है कि टैलकट पार्सन ने क्या कहा। टैलकट पार्सन ने कहा समाज एक जटिल जिस तरह से हिंदी लिखना एक जटिल प्रक्रिया है, उसी तरह से समाज भी एक जटिल प्रक्रिया या जटिल प्रणाली या जटिल फंक्शन या एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सोसाइटी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। यह बात किसने कही? टैलकट पार्सन्स ने। किस बुक में? द सोशल स्ट्रक्चर। टैलकट पार्सन ने अपनी बुक द सोशल स्ट्रक्चर में इस चीज को समझाया कि सामाजिक व्यवस्था काम कैसे करती है। सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर होता क्या है? समाज प्रणाली है जिसमें विभिन्न भाग होते हैं। भाग कौन कौन से? धर्म, न्याय, कानून, शिक्षा, ठीक है, परंपरा। ये सारी चीजें क्या है? ये इस समाज को चलाने वाले भाग है। अलग अलग भाग हैं जो बहुत जटिल हैं खुद में भी, और वो एक साथ जब मिल जाते हैं तो एक फिर अपने आप में एक जटिल बन जाते हैं, और वो जटिलता क्या बनाती है? एक समाज बनाती है। इनके मुख्य सिद्धांत देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर। समाज के सभी भाग एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि समाज में संतुलन और स्थिरता बनी रहे। अब देखते हैं इसको, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि समाज को चलाने के लिए, समाज को सही तरीके से चलाने के लिए हम समाज को मानते हैं एक गाड़ी। हम समाज को एक कार मान लेते हैं। जैसे ये हमने कोई कार मानी, ठीक है। ये समाज को चलाने के लिए बहुत जरूरी चीज मानते हैं। क्या? उस व्यवस्था को। ये मानते हैं कि समाज को चलाने के, समाज एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं। समाज के सभी भाग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं ताकि समाज में संतुलन और स्थिरता बनी रहे। वो स्थिरता कैसे बनी रहेगी? उस स्थिरता को बनाने के लिए हम एक गाड़ी का एग्जाम्पल, एक गाड़ी का उदाहरण लेते हैं। क्या आप किसी गाड़ी को 3 पहियों या 2 पहियों पे चला सकते हैं? हम कार की बात कर रहे हैं तो हम उसे 2 पहियों पे तो नहीं चला सकते। हाँ, अगर हम अरब में जाएं, दुबई वगैरह अरब कंट्रीज में जाएं, तो वहां शेख 2 पहियों पे गाड़ी चला देते हैं, लेकिन यहां हम ऐसा नहीं कर सकते, और वो भी पूरे जीवन भर 2 पहियों पे तो गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है। या आपके पास दोनों पैर हैं और आप पूरे जीवन लंगड़ी खेलते हुए चलें, तो क्या वो हो सकता है? वो नहीं हो सकता। यही व्यवस्था है। ये व्यवस्था जटिल है, लेकिन फिर भी ये सब आपस में मिलकर समाज में संतुलन बनाए रखती है। आगे देखते हैं। अब आते हैं AGIL मॉडल पे। AGIL मॉडल क्या है? AGIL मॉडल को अगर हम समझें तो इसको कहा जाता है एडेप्टेशन, इंटीग्रेशन, गोल अटेनमेंट एंड लिटेंसी।
और अभी इसकी भाषा में पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से अभी समझाऊंगा। एडेप्टेशन, अनुकूलन, समाज को अपने पर्यावरण और संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। अब जैसे आपको कहीं जाना है या मुझे कहीं जाना है, मुझे ऑफिस तक आना था, तो मुझे समाज के संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करना पड़ा। मैं पीजी में रहता हूं, पहले मैंने वहां बनने वाले ब्रेकफास्ट को खाया, मैंने उसका इस्तेमाल करा। फिर मैंने अपने फोन को इस्तेमाल करा, फोन से रैपिडो बुक करी, मैंने रैपिडो वाले का इस्तेमाल करा, मैंने उस ऐप का इस्तेमाल करा, उस ऐप ने उस मोटरसाइकिल वाले का इस्तेमाल करा, वो मेरे पास आया, मैं बैठा, मैं फिर यहां तक पहुंचा। तो ये सब क्या है? ये सब एडेप्टेशन है। समाज को या किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, समाज को या किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एडेप्टेशन करना होता है, समाज में अनुकूलन करना पड़ता है। फिर आते हैं गोल अटेनमेंट पर। अब जैसे मैं वहां से निकला, मैं अपने पीजी से निकला, मेरा गोल क्या था, मेरा लक्ष्य क्या था? मेरा लक्ष्य था ऑफिस तक पहुंचना। मुझे ऑफिस तक पहुंचना था, वो मेरा गोल था, जिसके लिए मैंने समाज से अनुकूलन व्यवस्थित किया। अगला देखते हैं इंटीग्रेशन, एकीकरण, समाज के विभिन्न भागों के बीच समन्वय बनाए रखना आवश्यक है। इंटीग्रेशन, अगर मैं अगर मैं खाने को नहीं खाता, ऐसे ही भूखा निकल आता, तो क्या मुझ में बोलने की इतनी क्षमता होती? नहीं होती। क्या मैं वो खाना नहीं खाता और मैं रैपिडो भी बुक नहीं करता, मैं मोटरसाइकिल भी बुक नहीं करता, तो वहां से यहां तक 4 किलोमीटर पैदल आकर, खाना भी नहीं खाकर, तो क्या मुझ में यहां बोलने की ऊर्जा बचती? नहीं बचती। मैंने अनुकूलन करा सामाजिक संसाधनों से, मैंने अपने एक लक्ष्य निर्धारित करा, मैंने इंटीग्रेट करा, उन सब चीजों को एक करा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो पा रही हैं। फिर आता है लेटेंसी, समाज में सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखना जरूरी है। अब मैं ऑफिस तक आऊंगा तो मुझे संसाधनों का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको मानो कहीं जाना है, आपको वैष्णो देवी माता के दरबार जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप ट्रेन बुक करेंगे जम्मू तक की, वहां से जो भी आपको संसाधन चाहिए, आप उन सभी संसाधनों का यूज करेंगे। वहां पर भीड़ कैसी है, मौसम कैसा है, कैसे कपड़े रखने चाहिए, वो सब चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? वो सब चीजें आपको पता चलेंगी इन सारी चीजों को इस्तेमाल करने से। आप फोन निकालेंगे, आप देखेंगे टेम्परेचर कैसा है, कितने कपड़े रखने चाहिए, टिकट मिलेगा या नहीं, यात्रा शुरू भी है या नहीं, कपाट खुले हैं या नहीं। अगला देखते हैं, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी। ये मॉडल समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी प्रक्रिया पेश करता है। एडेप्टेशन क्या है? समाज को अपने बाहरी वातावरण के साथ अनुकूलन बनाए रखना होगा। वातावरण मतलब सिर्फ हवा पानी ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर सिर्फ हवा पानी को भी लिया जाए, आप जैसे किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, आप अपने शहर से कोई 500 या 1000 किलोमीटर दूर गए, तो आपको वहां जाकर एकदम से वहां की व्यवस्था के अनुकूल नहीं होना है, धीरे धीरे आपको होना है, और आपको उसका इस्तेमाल भी करना है। धीरे धीरे आप उस पूरे समाज के अनुकूल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहां से साउथ में जाते हैं, आप नॉर्थ में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आपको साउथ इंडिया जाना है, तो आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? आपको धीरे धीरे उस समाज में रहकर उसकी भाषा आने लगेगी, आपको उनके खाने की आदत होने लगेगी, आपको वहां के मौसम की, वहां की गर्मी की, धूल मिट्टी की, इन सब चीजों की आदत होने लगेगी। समाज को अपने लक्ष्य को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास आवश्यक करना पड़ेगा। आपको कहीं जाना है तो आपको वहां जाने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। जैसे हमारा लक्ष्य है यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना, जेआरएफ लेना, उसकी स्कॉलरशिप लेना, यह हमारा लक्ष्य है, तो हमें इसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। वही होता है गोल अटेनमेंट। फिर आते हैं लेटेंसी पर। यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना, उसके उस गोल को अचीव करना, उस फेलोशिप को लेना, वो हमारा गोल है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आपको दी सोशियोलॉजिकल स्पेस पे आना होगा, आपको यहां आकर पढ़ना होगा, आपको नोट्स बनाने होंगे, यहां पर होने वाले PYQ, मैराथन, इन सब चीजों को आपको सॉल्व करना होगा, इन सब चीजों को आपको पढ़ना होगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगला देखते हैं, समाज के विभिन्न हिस्सों को एक साथ लाने। समाज के विभिन्न हिस्से क्या है?
एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए, एक बहुत ही सुव्यवस्थित समाज के निर्माण के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इन सब चीजों को एक साथ लाना होगा। हमको टेक्नोलॉजी को एक साथ लाना होगा, ठीक है, हमको टेक्नोलॉजी को एक साथ लाना होगा, हमें शिक्षा को एक साथ लाना होगा, हमें धर्म को भी लाना होगा, हमें कानून व्यवस्था को भी लाना होगा, हमें न्याय को भी लाना होगा, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। फिर आता है लेटेंसी, इनका एकीकरण रखना जरूरी है। बिना एडेप्टेशन के आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। आपने गोल के लिए सोचा है तो आपको एडेप्टेशन करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें करी हैं तो आपको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। आपको इन दोनों चीजों को मिलाना होगा। और अगर आप हर गोल को, अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, या ये समाज अपने हर गोल या अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा? उसको इसको लगातार करना ही पड़ेगा, करते रहना होगा, उसको उसमें लेटेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। फिर आते हैं एजीआईएल मॉडल, समाज के 4 प्रमुख या मुख्य कार्य। एजीआईएल मॉडल क्या होता है? एजीआईएल मॉडल को हम अभी तक समझते हुए आ रहे हैं, एडेप्टेशन, इंटीग्रेशन, गोल अटेनमेंट एंड लेटेंसी। यह होता है एजीआईएल मॉडल। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, मूल्यांकन और एकीकरण, यह सब क्या है? यही एजीआईएल मॉडल है। टैलकट पार्सन्स अपनी बुक द सोशल स्ट्रक्चर में एजीआईएल मॉडल को बताते हैं कि यही समाज को चलाए रखने की असली व्यवस्था है। देखते हैं अनुकूलन क्या है। पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करना, संसाधनों का उपयोग करना। पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करना है। पर्यावरण से संसाधन कैसे प्राप्त होगा? अगर बारिश ना पड़े, किसी किसान ने फसल लगा रखी, मानो धान लगे हैं, धान कटने की तैयारी में है, लेकिन बारिश हो गई तो क्या होगा? बारिश हो गई, धान लगे हुए हैं, कटने की तैयारी में है, तो किसान तो कितना दुख, कितना दर्द होता है उन्हें, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं? वो बादल या बारिश का तो कुछ कर नहीं सकता, तो उसको पर्यावरण से अनुकूलन बनाए रखना पड़ता है। किसी फसल के टाइम पे उसको बारिश की जरूरत होती है, तो वो अपनी फसल को उस टाइम पे बोना शुरू करता है जिस टाइम पे उसे ये लगता है कि हाँ अब बारिश होने वाली है तो मेरी पानी की भरपाई भी हो जाएगी। वो पर्यावरण से अनुकूलन करता है। जैसे कोरोना वायरस चला था, जैसे कोविड पीरियड चला था, तो उस टाइम पे हमने क्या करा था? हम सब मास्क लगाने लगे थे, पूरा दिन घूमते थे ना ऐसे चेहरा ढक के, ऐसे चेहरा ढक के घूमते थे पूरे दिन। वो क्या था? हमने उस वायरस से बचने के लिए एक पर्यावरण अनुकूलन करा था, एडेप्टेशन करा था। हमने मास्क को एडप्ट करा था, हमने हाइजीन को एडप्ट करा था, वो था अनुकूलन। फिर लक्ष्य प्राप्ति थी। हमारा लक्ष्य प्राप्ति क्या थी? कि हम उस वायरस से बचे रहें। 19 या 20 में हुए उस वायरस से हम बचे रहें, इसलिए हमने क्या करा था? हमने मास्क को अडॉप्ट करा था, हमने हाथ धोने को अडॉप्ट करा था, हमने हाइजीन को अडॉप्ट करा था, और उस वायरस से हम बचे भी, हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करा भी। फिर आता है रूपांकन। रूपांकन क्या होता है? सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, परंपराओं को बनाए रखना। परंपराओं को कैसे बनाए रखा जा सकता है, या कैसे बनाए रखा जाता है? जैसे हम देखते हैं हिंदू विवाहों में क्या होता है। हिंदू विवाहों में होता है कि जब भी फेरे होते हैं तो 7 फेरे लिए जाते हैं। उसमें 6 फेरे क्यों नहीं लिए जाते? उसमें 5 फेरे क्यों नहीं लिए जाते? उसमें 4, उसमें 3, उसमें 2, या उसमें 1 फेरा ही, या 8-9 फेरे ही क्यों नहीं लिए जाते? उसमें 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक परंपरा है। उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, उसके पीछे का धार्मिक कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन ये एक परंपरा है, उसको बनाए रखना होगा, और वो बनी रही है, बनी है और बनी ही रहेगी। फिर देखते हैं एकीकरण। एकीकरण क्या चीज है? एकीकरण का मतलब ही यह है कि चीजों को, या उन परंपराओं को, उन मूल्यों को, उन विश्वासों को एक बनाए रखना, एक करके रखना। यह चीज क्या कहलाती है? एकीकरण। भागों के बीच समन्वय, सामाजिक एकता को बनाए रखना। भागों के बीच एकीकरण, ठीक है। जैसे हमने माना पूरा हिंदू समाज है, शादी हो रही है, अब हिंदू समाज में कबूल है तो बोलते नहीं है, या मुस्लिम समुदाय है वो तो 7 फेरे लेते नहीं है, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने अलग अलग भाग को एक करके रखा।
वो उस चीज को अलग नहीं होने देना चाहते, ना ही वो चीज इतनी आसानी से अलग होने वाली है, या शायद ही वो कभी अलग हो। उसमें आधुनिकता आ सकती है, उसमें मॉडर्निज्म आ सकता है, उसमें और अच्छी चीजें आ सकती हैं, लेकिन उसमें ये वाली एकता खत्म नहीं होगी। ना तो कबूल है खत्म होगा, ना ही उसमें 7 फेरे खत्म होंगे। आगे देखते हैं। अब प्रकट कार्य अव्यक्त कार्य को समझते हैं। प्रकट कार्य क्या है? हमने सबसे पहले पढ़ा ना कि प्रकट कार्य क्या होता है। प्रकट कार्य को मैंने पूछा, ताऊ ये प्रकट कार्य क्या है? उन्होंने कहा, बेटे ये प्रकट कार्य मैनिफेस्ट फंक्शन है। मैंने कहा मैनिफेस्ट फंक्शन, इससे अच्छा तो सुनने में प्रकट कार्य ही लग रहा है, क्योंकि भाई प्रकट कार्य तो मैं समझ पाता हूं ना। अब हिंदुस्तानी हूं, यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं, उत्तर प्रदेश से, तो प्रकट कार्य तो समझ में आएगा ही, प्रकट तो समझ में आएगा ही। जैसे वही बताया था ना, जैसे धार्मिक नाटकों में क्या होता है, वो इंद्रदेव या नारायण, भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं, नारायण नारायण। ठीक है, तो प्रकट कार्य तो समझ में आता है, जो हमें दिखाई दे, जो हमारे सामने हो, जिसको हम महसूस कर सकें, या जिसको देख पाएं, या जिसमें हम अपना योगदान दे सके, वो क्या है, या जिसके बारे में हम टिप्पणी कर सकें, वो क्या है, वो प्रकट कार्य है। ठीक है, मैनिफेस्ट फंक्शन। प्रकट कार्य है सामाजिक संरचनाओं में स्पष्ट उद्देश्य, इन शब्दों को याद रखना, स्पष्ट उद्देश्य या भूमिका है। उदाहरण के लिए एक स्कूल का प्रकट कार्य है छात्रों को शिक्षित करना और उन्हें भविष्य के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करना है। हम अपने बच्चों का या अपना एडमिशन किसी स्कूल में क्यों करवाते हैं? कि हम एजुकेशन ले सकें। आप यहां, आप दी सोशियोलॉजिकल स्पेस पे पढ़ने आए हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना। आप यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप जेआरएफ लेना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप जेआरएफ में मिलने वाली 40 से 50 हजार की फेलोशिप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका यह प्रकट कार्य है, यह आपका मैनिफेस्ट फंक्शन है। अब जिस चीज के बारे में, इसकी आसान सी परिभाषा बना लेते हैं, जिस चीज के बारे में, जिस जिस काम को आप कर रहे हैं, उसका उद्देश्य, उसका परिणाम आपको पता है, तो वो मैनिफेस्ट फंक्शन होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अव्यक्त कार्य। अव्यक्त कार्य यानी लेटेंट फंक्शन, वो काम जो हो तो रहा है, लेकिन उसके पीछे का आपको कारण नहीं पता, या वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो आपके सामने प्रकट नहीं है, वो क्या कहलाता है? अप्रकट या अव्यक्त कार्य, जिसके बारे में अव्यक्त, जिसके बारे में व्यक्त ना करा गया हो। अव्यक्त कार्य अप्रत्याशित परिणामों का सिर्फ एक प्रकार है, जो इस मायने में उल्लेखनीय है कि वे निर्दिष्ट प्रणाली के लिए कार्यात्मक है। उन्होंने निर्दिष्ट किया कि ऐसे अनजाने परिणाम भी हो सकते हैं जो निष्क्रिय है, और जो ना तो कार्यात्मक रूप से कार्य करते हैं और ना ही निष्क्रिय रूप से कार्य करते हैं। समाजशास्त्री इनमें से पहले को अव्यक्त शिथिलता कहते हैं। ये क्या चीज होते हैं? अप्रकट कार्य। जैसे हमने सर्विस ली, मैंने सर्विस ली रैपिडो की, मैं रैपिडो से आया, यहां तक पहुंचा, जितना भी पैसे बने थे मैंने उसको वो पैसे पे करे, उसको ट्रांसफर करे, उसने पैसे कमाए। अब उस पैसों का वो क्या करेगा? वो एक कौन सा कार्य है? वो एक अप्रकट कार्य है, अव्यक्त कार्य है। उसके पीछे वजह, वो एक सर्विस दे रहा है, वो मुझे सेवा प्रदान कर रहा है, आप लोग मुझे सेवा प्रदान कर रहे हैं मुझसे पढ़कर, तो ये एक तरीके का क्या है? ये अप्रकट कार्य है। इस चीज के बारे में बात तो नहीं होगी, इसीलिए वो क्या है? वो एक अप्रकट कार्य है। उदाहरण लेते हैं, मोबाइल फोन का गुप्त कार्य बोरियत से ध्यान हटाना हो सकता है, कपड़ों का गुप्त कार्य मित्रों को आकर्षित करना हो सकता है, तथा विवाह का गुप्त कार्य विस्तृत परिवार को सामाजिक मेलजोल का अवसर प्रदान करना हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे आप तैयार हुए, आपको किसी शादी में जाना है, और वहां पर आने वाली है आपकी बीए की मित्र, समझ रहे हो ना? हाँ, शादी में जा रहे हो, आपको पता चला वहां पे आपकी कोई पुरानी दोस्त भी, खास दोस्त भी आ रही है, तो आप क्या करोगे? आप और अच्छे से तैयार होगे। आप किसी को बता तो रहे नहीं हो कि भाई इसलिए मैं बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार हो रहा हूं। ठीक है, आप महंगे जूते पहनते हो, आपने मानो आपने एयर मैक्स 90 पहना,
हम इसको इस तरीके से समझते हैं, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मानो आपने एयर मैक्स 90 नाइक का एयर मैक्स 90 पहना, ठीक है, तो वो आप किस लिए पहन रहे हो? शायद उसका कंफर्ट लेवल आपके लिए बहुत अच्छा हो, इसलिए आप उसे पहन रहे हो, लेकिन उसके पीछे एक कारण क्या है? कि लोग आपको देख सके, लोग आपको, दोस्त आपको देख सके और आपको जज कर सके कि भाई ये इतना महंगा जूता पहन रहा है, ये बहुत अमीर आदमी है। चाहे जेब के हालात आपको पता हो, लेकिन एक आपके मन में, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके मन में एक क्या विचार रहेगा कि मैंने ये जूता पहना है, लोग मुझे और अमीर भी समझे, मेरा सोशल स्टेटस हाई हो। वो चीज क्या है? वो अव्यक्त कार्य है, क्योंकि वो सिर्फ आपको पता है, ये कहीं ना कहीं आपके भी मन की गहराई को पता है। वो चीज क्या है? वो अव्यक्त कार्य है। इसी के साथ दी सोशियोलॉजिकल स्पेस की ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। अभी जो भी हमारे पास फंक्शनलिस्ट थिंकर्स बचे हैं उनको अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित। जय हिंद।